नमस्कार, मैं सुजल दवे। पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को आज मैं टिप देना चाहता हूं। राजनीति बिना पावर और पैसे के चल ही नहीं सकती। अगर आप ये मानते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ये पैसा पावर कहां से आता है। साथ में आपको जानना चाहिए, नेता भले ही आपको कहते हो कि आप मतदाता ही हमारा भविष्य तय करते हैं, पर यह गलत है। लोकतंत्र में ये लाइन नेता अपने भाषण को प्रभावशाली बनाने और आपको लुभाने भले ही बोलते हो, हकीकत यह है कि नेता का भविष्य खाकी यानी पुलिस बनाती है और पुलिस का नेता। यह चक्र बेरोक टोक चला जा रहा है। इसे आप दर्शकों को समझाने के लिए हम आज बात करना चाहते हैं मुंबई की, जहां एक हाई प्रोफाइल केस के जरिए आप उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अंबानी केस की, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को सत्ता परिवर्तन की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठे उद्धव ठाकरे को तलवार वो चाहिए जिसकी धार अपनी सत्ता चला सके। धार तो मिल गई है, पर अब हालत वो है कि ठाकरे अब इसी तलवार की धार से बचने का हुनर ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र में शतरंज की बाजी बीत चुकी है। बाजी खेलने एक तरफ ठाकरे बैठे तो दूसरी तरफ शरद पवार। भाजपा ने भी हिस्सा लिया है, पर आप भाजपा को एनआईए के मुक्के से ही देख सकेंगे। आप इसी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको 28 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। मैं जिक्र करना चाहता हूं 1992 में इसी महाराष्ट्र को केंद्र में रखकर आई हुई वोरा कमेटी का, जिसमें साफ लिखा था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का इस रिपोर्ट में जिन किरदारों का जिक्र था वे थे पॉलिटिशियन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और माफिया। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति नए किरदारों को मंत्रालय या विधानसभा से बहुत बड़ी ताकत देकर अपने अनुकूल कर देगी। हालांकि यह रिपोर्ट दफन हो गई, पर इसके कुछ पन्ने राजनीतिक गलियारों में आज भी मौजूद हैं, जो साफ साफ बताते हैं कि जब खादी और खाकी मिल जाते हैं तो अपराध को बहुत बड़ी ताकत के अलावा एक नई शक्ल भी मिल जाती है। हम आपको समझाने के लिए जिक्र करना चाहते हैं मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे का। वाजे की अभी तक की जीवनी आप पढ़ेंगे तो भी आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। 1990 में पुलिस में भर्ती हुए वाजे थोड़ी समय में क्राइम ब्रांच में तैनात हो गए थे, और वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और पुलिस आमने सामने आ गई थी। पुलिस माफियाओं को मिटाने के लिए साफ कर रही थी, तभी वाजे इसी टीम का हिस्सा हो गए थे। उनके नाम 63 एनकाउंटर रजिस्टर है। 2002 में घाटकोपर में एक बस में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी जांच वाजे कर रहे थे। उन्होंने ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया था, जिसकी पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत हो गई थी। सचिन वाजे के खिलाफ कमेटी बैठी और 2004 में उन्हें निलंबित कर दिया गया। थोड़े समय बाद वाजे ने पुलिस विभाग में वापस आने के लिए अर्जी दी, पर उन्हें वापस नहीं बुलाया गया। आखिरकार वो राजनीति में चले गए। उन्होंने शिवसेना में बतौर प्रवक्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर दिया। इसी बीच मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद वाजे ने उस पर किताबें भी लिखी, जिसे आप मराठी और हिंदी में पढ़ सकते हैं। 2019 में ठाकरे सत्ता में बैठे और 2020 में वाजे को यह कहकर पुलिस विभाग में वापस ले लिया गया कि कोरोना के चलते पुलिस के बल बढ़ाना चाहिए। वाजे पुलिस में वापस आते हैं, उन्हें बड़े हाई प्रोफाइल केस भी दिए जाते हैं। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, पर अंबानी के घर के बाहर विस्फोट से भरी कार मिलते ही वाजे और महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई। इसी की जांच में एनआईए जुट गई और महाराष्ट्र का पूरा पुलिस विभाग प्रभावित तब हुआ जब एनआईए ने वाजे को गिरफ्तार कर लिया। वाजे की गिरफ्तारी ने पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने कमिश्नर परमबीर सिंह को तुरंत बदल डाला। मामला तब गरमाया जब परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री ठाकरे को पत्र लिख के आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख वाजे से हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने के लिए कहा करते थे। अब एनआईए के निशाने पर परमबीर सिंह और गृह मंत्री देशमुख आ चुके हैं। हालत यह है कि अगर देशमुख को एनआईए से गिरफ्त में लेती है तो सवाल ठाकरे पर भी उठेंगे। देशमुख शिवसेना के तो नहीं है, वो एनसीपी के हैं, तो शरद पवार या तो गृह मंत्री बदलेंगे या भाजपा से गठबंधन कर लेंगे। दोनों ही सूरतों में ठाकरे का नुकसान होता दिख रहा है। अगले हफ्ते से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पर इससे आपको यह समझना चाहिए राजनीति पुलिस के माध्यम से क्या क्या करवा सकती है। एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को 100 करोड़ की वसूली देने के लिए राजनीति क्या क्या पावर दे सकती है। विषय बड़ा ही गंभीर है, तो इसे समझने के लिए पिछले 35 साल से पत्रकारिता कर रहे सतीश सोनी से मैं बात करना चाहता हूं।
सतीश सोनी साहब मुंबई में 35 साल से पत्रकारिता शुरू कर रहे। उन्होंने जब पत्रकारिता की थी तो हमेशा क्राइम बीट और पॉलिटिकल बीट को ही कवर किया। अपने काम के चलते वे रोज पुलिस अफसर और नेताओं से मिलते थे। सोनी साहब मुंबई में गुजरात समाचार के क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। वे गुजरात मित्र और संदेश अखबार में संपादक के रूप में सेवा दे चुके हैं। इसीलिए बात करने के लिए आज मैंने उनका ही चयन किया है। सोनी साहब, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक आ रही है सोनी साहब? हाँ जी, आ रही है। सोनी साहब, मैंने प्रस्तावना में पढ़ा, राजनीति के अंदर पुलिस का जब गठबंधन हो जाता है तो खाकी को गजब की एक ताकत मिल जाती है और एक नई शक्ल भी मिल जाती है। मैं इस पे विस्तार से आपसे बात करना चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए, पर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, खास तौर पे जब आपने क्राइम रिपोर्टिंग की हुई है, राजनीतिक विषयों को आपने पत्रकारिता का रूप दिया है, तो नेताओं से और पत्रकार पुलिस अफसर से आप रेगुलर मिलते ही होंगे। पुलिस जब राजनीतिक दल के अंदर एक हिस्सा बन जाती है तो समाज को किस शक्ल का दर्शन होता है? देखिए, पुलिस और पॉलिटिशियन ये तीनों समाज का एक हिस्सा है। हालांकि समाज सेवा की वजह आजकल नहीं, काफी सालों से यही चलते आ रहा है कि खुद का और पार्टी का भला करना। 2003 में आईपीएस अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह, तो आज जो आईपीसी के नाम से क्रिमिनल मशहूर है, उन्होंने यही पोस्टिंग और उसके लिए जो फंड्स मांगा है या जो हिसाब से परेशानी राजनीतिक दलों से होते हैं, उसी से उन्होंने आखिर में डिजाइन करके गार्नेज बाय एंजल्स करके बुक, जिसमें उस समय के पॉलिटिकल नेताओं किस प्रकार से पुलिस से अपनी खुद की सेवा चाहते थे या तो उसके अलावा पोस्टिंग के लिए क्या मांगते थे और क्या परेशानियां थी, वो सब बुक उन्होंने लिखी थी जी। और वो बुक में हर एक चीज डिटेल के साथ में लिखने के बाद समझो मुंबई पुलिस दल में एक तहलका मच गया था जी। बाद में उन्होंने क्रिमिनल लॉयर वो हुए और आदर्श केम जो इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण थे जी, उनको रिजाइन करना पड़ा। उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और पुलिस किस हिसाब से मिलके पूरी योजना का ही वो गपगोला कर लेते हैं और खुद के बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं, उसमें सब कुछ है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस और पॉलिटिशियन इनका पहले से ही चोली दामन का साथ है जी। और इसी तरह से आज भी जो अभी हम सचिन वाजे की बात कर रहे हैं जी, मैं सचिन वाजे को पर्सनली भी जानता हूं। जब से वो एंटी एक्सटॉर्शन सेल में थे प्रदीप शर्मा जी के साथ और तभी से जानता हूं। एक महत्वाकांक्षी वो ऑफिसर गए हैं जी। प्रदीप शर्मा जी ने भी आखिर में भी हाल ही में पुलिस दल से निवृत्ति लेके शिवसेना का ही दामन था। बिल्कुल। वो भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हालांकि हार गए जी। सचिन वाजे को भी टिकट चाहिए थी कि नहीं मिली, तो आखिर उनको वापस पुलिस दल में लिया गया और नतीजा आपके सामने है। सोनी साहब, जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी करीबन 35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा, खुद जाना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। तब की मुंबई पुलिस और अब इस वक्त आप मुंबई पुलिस को देख रहे हैं, क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? मुंबई पुलिस अभी जो है एक बनी है, लेकिन जो पहले भी था वो आज भी है। नाउ वी कैन से दैट करप्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसके कोई भी नहीं बच सकता है। आपने जैसे अभी कहा कि शायद गृह मंत्री बदल सकते हैं, शायद नहीं 100% बदलेंगे, क्योंकि शिवसेना के ही नेता संजय राउत ने भी हाल ही में कहा था कि देशमुख को बाय फ्लूक होम मिनिस्ट्री मिली है, क्योंकि यहाँ पर जब भी सीनियर एनसीपी लीडर्स को होम मिनिस्ट्री ऑफर की, तभी किसी ने ली नहीं और इनको दी।
और दूसरी बात यह है, अब तक का आप रिकॉर्ड देखो तो होम मिनिस्ट्री सीएम के पास ही रहती है, हम्म लेकिन ये इस वक्त होम मिनिस्ट्री 3 पक्ष मिलके आए हैं तो एनसीपी को मिली है, और जी अनिल देशमुख जी को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। हम्म हालांकि आज हर पॉलिटिकल पार्टी को पहले भी, जब मैं 35 साल के पहले की बात कर, तो भी वही चीज थी, हर बंदे को चाहे नेता हो पार्टी हो जी फंड चाहिए था। जी तो फंड्स की कहां से आएगा? हम्म अपने जो ऑर्डर ली है या पुलिस जो है उसी से आएंगे। भी इतनी बड़ी रकम नहीं बोली जाती थी। हम्म परमवीर सिंह जी जो अभी पुलिस कमिश्नर से उनको हटाया गया, बाद में उन्होंने होम मिनिस्टर एलिगेशन किया है। हम्म उनका ही कहने के मुताबिक कि ये पहले से चल रहा था, तो जब वो सीपी थे तभी उन्होंने इस बात पे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मेरा तभी सवाल क्यों भी किसी था। को पत्र नहीं बिल्कुल लिखा। बिल्कुल अब जब ये वाजात क्रोड सभी को मिल रही है, तभी सभी का नाम आएगा वन बाय वन, तो हर कोई अपना दामन बचाना है। ठीक है। हालांकि इससे गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क आएगा, कि पवार के पास ही पावर, जो सेंटर तक भी उनका तार जुड़ा हुआ है। कल परमवीर सिंह जी का कोर्ट में केस है, पवार जी की शस्त्र क्रिया है। मुंबई में लॉकडाउन की नसीहत दी जाती है, थोड़े दिन ये सब चलेगा, लेकिन मूल जो मुद्दा था अंबानी के घर के बाद रिलायंस जेन सीट मिली, वो किस लिए थी, कितना मांगा गया था और किस हिसाब से, वो चीज अभी साइड ट्रैक हो गई है और सचिन वाजे और पुलिस है। ठीक है, आपसे ऐसे ही थोड़ा ये आपके वहां पर भी दादरा नगर हवेली के जो 7 बार सांसद रह चुके, हाँ बीजेपी से भी लड़ चुके थे और इंडिपेंडेंट अभी थे, मोहन डेलकर जी, जिन्होंने मुंबई की होटल में सुसाइड किया, ठीक के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल और भी लोगों का नाम लिया गया है। तो जी। ये एडमिनिस्ट्रेटर जो आईएएस है, आईपीएस, पुलिस और पॉलिटिशियन, जी यह 3 ही पूरी सत्ता चलाते हैं। जी मेरी और आप जैसे और जनता जो है सिर्फ 5 साल में अपना वोट का अधिकार करके खुश रहते हैं। सतीश जी, जब आप यहाँ हैं तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, जहाँ तक मुंबई पुलिस की बात है तो देश ऐसा जानता है कि मुंबई पुलिस सूची में प्रथम नंबर पे आती है। वो मुंबई पुलिस का दावा है, इसमें हम और भी बहस कर सकते हैं, डिबेटेबल इश्यू है। खैर, उसको छोड़ते हुए मुंबई पुलिस की जो आज तक की जो अपनी काम करने का तरीका मुंबई पुलिस का रहा है, खासकर मुंबई पुलिस तब जानी गई जब अंडरवर्ल्ड का सफाया होने लगा था। 90 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। खुल के मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड के सामने आ गई थी कि आप बहुत हो गया, अगर आप लोग कानून को हाथ में लेंगे तो हम लोग भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मुंबई में से करीबन अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया। मुंबई पुलिस की एक छवि में ये देख रहा हूं, दूसरी छवि आ रही है वाजे के माध्यम से, एक वसूली गैंग बन गया है। मुंबई पुलिस की ये जो यात्रा है उसको सतीश सोनी किस तरह से देखते हैं? मुंबई पुलिस में पहले जो थे सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, हाँ चाहे प्रदीप शर्मा हो, हाँ। नायक हो, सचिन वाजे हो, प्रदीप सावंत हो या अरविंद बल्ला। मुंबई पुलिस में जब 90 का बात कर रहे हैं, तभी छोटा राजन और दाऊद, ये 2 गैंग क्या ही, और करीम लाला, ये इन्हीं इनकी गैंग तो चल रही थी। जी शुरू में पुलिस ने सफाया करने की शुरुआत की, जी सबसे पहले चेंबूर में एनकाउंटर हुआ, हाँ लेकिन बाद में तो ये ऐसा एलिगेशन और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस में ही 2 गुटबाजी हुई। बिल्कुल। एक जो छोटा राजन के लिए काम करने लगे, दूसरे जो है दाऊद के लिए। अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट देखो तो मैं इसका मारता हूं, अब इनका मार, इस तरह से हो गई। जी हालांकि इससे पब्लिक को जरूर फायदा हुआ, मुंबई में से अंडरवर्ल्ड खत्म हुआ, लेकिन वही वसूली गैंग जो भी है, पुलिस में काफी कार्यदक्ष अधिकारी है भी, नहीं ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, काफी है जो अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के दबाव या तो फिर अपनी फर्ज के और कुछ मजबूरी के लिए ये जी। वसूली के हफ्ते पे वो बिल्कुल चले, और वही जो वाजे का चल रहा है, जो हाँ आज जो मुंबई पुलिस है हाईटेक बनी है, साइबर क्राइम है,
सबसे मुंबई पुलिस वर्ल्ड में सेकंड आती है, के बाद में मुंबई पुलिस का नाम आता है। बिल्कुल। लेकिन वही मुंबई पुलिस आज एक के बाद एक सिलसिले में बदनाम हो रही है। खाकी आप देखो तो बदनाम हो रही है। हम्म। पहले हमारे जो डीजीपी थे जी ने भी यही बात कही थी, पोस्टिंग के लिए कही थी और उन्होंने भी लेटर हम्म। लेकिन कुछ नहीं हुआ तो आखिर वो वापस दिल्ली डेपुटेशन पे चले। हम्म। इसी तरह से संजय पांडे जी, उन्होंने तो काफी अर्सा पहले आमिर खान पानी का जो प्रोग्राम आ रहा था उसमें कहा छोटा पुलिस इसलिए हफ्ता वसूल करता है तो जी। उसको ऊपर तक देना पड़ता है, खुले आम कहा था। लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये जो है ऊपर तक जाता है जिसमें पुलिस भी शामिल, आधा अधिकारी है और पॉलिटिशियंस भी, इसमें से ठीक है कोई बाकी नहीं है। ठीक है ऐसा सोनी नहीं साहब, करता हूँ, मैं आप यहाँ अगर मुझे लेकिन रोके, कौवे सब सोनी नहीं साहब, होते, सोनी साहब आप यहाँ काफी अगर आप लोग मुझे अच्छे भी रोके। रहते जी तरीके जी, से काम करते नहीं। ठीक ठीक। सोनी साहब आप अगर यहाँ मुझे रोके और बोलने की अनुमति दे तो मैं मेरा सवाल फिर से दोहराता हूँ। मुंबई पुलिस की एक छवि थी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, आप इन्हें कहा कि हम दूसरे नंबर की सूची में हैं। चलिए इस बात को मैं मान लेता हूँ, तर्क छोड़ देता हूँ मैं अपने। और आज वसूली गैंग की एक छवि लेकर मुंबई पुलिस एनआईए का सामना कर रही है। ये पूरी यात्रा, इस यात्रा के दौरान आपको किन किन वजहों पे आप फोकस करना चाहेंगे? क्या वजह देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो छवि थी वहां से वसूली गैंग तक ये लोग आ गए? क्या क्या संभावनाएं क्या दिख रही है आपको? मैं मानता हूं कि एक जो आखिरी दशक रहा है जी। में मुंबई पुलिस की जो अच्छी छवि थी उसमें काफी एक स्पेशल लॉबी आई है जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ भी करो हमारा घर भरना चाहिए। यस। आज आप कोई भी पुलिस वाले को देखो, ठीक। 50-60 हजार का कमाने वाला पुलिस का आप अगर देखो उनके पे एनआईए जिस तरह से छापा मार रही है, किया था तो कहीं से भी 100 करोड़ से 500 करोड़ तक का संपत्ति मिलती है। आज वाजे के पास से के आलीशान कार मिली है। बीच में जब भी वो सस्पेंड था 6 महीने में, जैसे कि आपने कहा कि उसने बुक लिखी, बुक नहीं स्पेशल वेबसाइट भी एक बनाई थी जैसे गूगल के पैरेलल, और उनके साथ में कुछ आला अधिकारी जो साइबर क्राइम और मास्टरमाइंड बोले हैं, इतने होशियार थे। बॉम्बे और इंडिया के मोस्ट एलिजिबल रिचेस्ट पर्सन, उनके पास क्या है, किस हिसाब से कितनी वो है और किस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, पूरी उन्होंने वो बनाई थी। आप कुछ भी एक जन का नाम डालो तो आपको पूरी गूगल के पैरेलल उनकी इस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन। यही जो 6 महीने में हुआ तभी से ये सब हो रहा था। और मुंबई पुलिस ने आखिर में जो चुनिंदा अधिकारियों को छोड़ के हर एक बंदे को लगा कि चलो भाई हम भी आज जी। अच्छा सोनी साहब मेरी आवाज तो आ रही है? अमीर बनने की जो दौड़ है उसी के सिलसिले में आज हुए। फिर जैसे कि कहा, पावर का नशा एक अलग ही होता है। ठीक। आज कोई भी बंदे को आप कभी भी कहीं से भी लाओ, उठाओ, करो और बाद में करो। ठीक ठीक। एक कहावत है कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। ठीक ठीक। मेरा एक सवाल रह जाएगा, मैं सोनी साहब आप हो तो खासकर तौर पे आपको जानूंगा। आपने करीबी से पुलिस को भी देखा है और महाराष्ट्र की राजनीति को भी देखा है, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है और इस सवाल को खेलिएगा जरूर मेरे दर्शक के लिए। एक छवि थी मुंबई पुलिस की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जिसमें प्रदीप शर्मा का नाम था, 150 से ज्यादा एनकाउंटर उनके नाम पे रजिस्टर है। दया नायक का नाम था, 83-85 के आसपास उनके नाम पे रजिस्टर है। रविंद्र आंग्रे का नाम उसमें शामिल है, 45 एनकाउंटर है। विजय सालस्कर जो 26/11 के हमले में शहीद हो गए, उनके भी कुछ 55 एनकाउंटर है। खुद सचिन वाजे का नाम एनकाउंटर की सूची में था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की सूची में 63 या 64 के करीब वो लोग पहुंचे हुए हैं। पर ये जो भी मैं आपको नाम दे रहा हूं वो किसी न किसी आरोप में जेल जा चुके हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी और क्या देख रहे हो आप? देखिए, एनकाउंटर जो शुरू में हुआ जी, जो हकीकत में वो सब गैंगस्टर, बाद में जैसे कि कहा जाता है या बोला जाता है या कहते हैं
जी। ये पत्रकार केतन तिरोडकर जी थे, उन्होंने भी कुछ बॉम्बे पुलिस पे एलिगेशन लगाया था कि कुछ ऑफिसर साउथ के लिए काम कर रहे हैं, जी। और जो काफी केस चला भी, और बाद में तो एनकाउंटर करने की जैसी कंपटीशन ज्यादा हम्म। करते हैं ऐसे हो, हम्म। उसमें हमारे बॉलीवुड पे मूवीज भी बने। जी। जो पुलिस वाले जो हकीकत में एनकाउंटर करते थे या जो थे, वो खुद भी अपने आप को वही नजर से देखने लगे, हीरो की नजर से देखने लगे। हम्म। और फिर तो जो कहा अनऑफिशियली जो एक रिकॉर्ड कहा जाता है कि हालात जो भी स्पेशलिस्ट है दे चुका हम्म। है, उनकी आप अगर हकीकत में प्रॉपर्टीज की और जांच कराओ तो सभी अबजोपति है। जी। प्रदीप शर्मा जी का नाम भी अकन भैया एनकाउंटर केस में आया था, ख्वाजा यूनुस में सचिन वाजे अंदर थे, और उसी केस आज भी चल रहा है। हर एक एनकाउंटर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो विवाद में आ चुके हैं। दया नायक के भी एक बेहिसाबी संपत्ति का केस था, डीए का जो केस भी था, अभी बाहर आके बिल्कुल। अभी वो टीएस बन चुके हैं। जी। तो यही जो है करके हालांकि इन सभी लोगों ने अपनी एक अवलियत के तौर पे यहाँ पर पहुंचे हैं, और लेकिन कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे कि रविंद्र आंग्रे का नाम लिया, वो थाने में थे, उनके ऊपर काफी एनकाउंटर तो ठीक है, लेकिन थ्रेटनिंग्स का काफी थे कि बिल्डर और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे वसूली के काफी वो चर्चा थे। इसी तरह से हाल ही में अभी जो थाने या मुंबई पुलिस के दो बड़े अफसर हैं जिन पे बहुत ही एलिगेशन हो रहे हैं, वो जो पति का वो वसूली का, लेकिन आज तक उनका बाल बाका नहीं हुआ है। ठीक। परमवीर जी भी जब भी थाने में थे तभी वो ऑफिसर पे भी हुआ था, लेकिन आज भी वो ऑफिसर थाने में काफी बड़ी पोस्ट पर है। हम्म। तो यही चीज जो है मेन, एक पावर आ जाता है, पैसा आ जाता है, फिर बस वो जो पावर का नशा है उसी में गलत चीज होती है। ठीक है, आपने अभी जो प्रतिक्रिया दी उसमें एक बॉलीवुड का जिक्र किया तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रदीप शर्मा के ऊपर हजारों फिल्म बनी है, 100 फिल्म बनी, 50 फिल्म बनी, कितनी बनी मैं तो ज़्यादा फिल्में नहीं देखता, लेकिन फिल्में बनी है। प्रदीप शर्मा के ऊपर बॉलीवुड वाले फिल्म बनाते हैं, पर तुकाराम ओबले जिसने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था और वो शहीद हो गए थे, उनके ऊपर एक भी फिल्म नहीं बनी। तो क्या आप इस बात से वही तो सहमत है हैं? ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बॉलीवुड मैं और मैं मैं अपना अंडरवर्ल्ड। सवाल खत्म कर लूं, सोनी साहब, मैं अपना सवाल खत्म हाँ कर दूं, लेकिन आप अच्छी तरह से शायद उत्तर दे पाएंगे। तो जब प्रदीप शर्मा पे फिल्म बनती है और तुकाराम ओबले पे नहीं बनती, तो क्या आप मानते हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होता है उसके प्रभाव में पूरा बॉलीवुड भी चल रहा है? वही मैं आपको बता रहा था कि जी। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड ये भी एक सिक्के की दो बाजू हुआ करते थे। हम्म। पहले के उसमें जो था तो कौन सी हीरोइन लेनी है या कौन सा हीरो लेना है, और हम्म। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा पहले लगता था, हम्म। और उन्हीं के हिसाब से हीरो हीरोइन पसंद की। हम्म। इसमें हमारे काफी डायमंड इंडस्ट्रीज का भी नाम लेते हैं, काफी की कुछ केसेस। ठीक। तो वही है, लेकिन आज बॉलीवुड पे अब तक छप्पन जो सबसे सक्सेस फिल्म थी, उसमें भी दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है प्रदीप शर्मा जी और रैना के पे किस पे ये फिल्म, नाना पाटेकर का किरदार जो था वो किसने बनाया। जी। तो बॉलीवुड और हम हमारी पब्लिक भी यही देखना चाहते हैं, तुकाराम ओबले जी की जो शहादत थी वो बॉलीवुड एनकेश नहीं कर रहा है, जी। क्योंकि शायद उनको लगता है कि पब्लिक को नहीं देख। जी। मेरे हिसाब से मराठी में वो फिल्म बनने की तो चल रही थी झुंबेश, लेकिन शायद वो नहीं बन पाई। ठीक। अच्छा, जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लेटर बॉम्ब डाला हुआ है और उद्धव ठाकरे के पास वो लेटर गया है कि वो वसूली मांग रहे थे होम मिनिस्टर सचिन वजह से, तो सवाल तो वही खड़ा हो गया कि जब आप पद पे तैनात थे तो आपको क्यों नहीं दिखा, और जब आपको हटा दिए गया, तबादला हो गया, तब जाके आपको ज्ञान हो गया और आप लेटर कर रहे। खैर वो अलग एक चर्चा है, लेकिन परमवीर सिंह जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, उनकी भूमिका को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? परमवीर जी जैसे कि मैंने कहा वो थाने में भी कमिश्नर है, जी। तो उस टाइम पे भी काफी कुछ चर्चा, उस टाइम पे भी कुछ एक्शन नहीं हुई। फिर जी। बॉम्बे आए, अभी मुंबई पुलिस कमिश्नर बने, जी। उनपे ये जो हमारे टीआरपी स्कीम में भी उन्हें
उनकी काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि वो भूमिका भी काफी संगीत और वो भी केस कोर्ट में चल रहा है सब्जुडिस केस है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जो है भी सचिन वाजे का मामला उठा और अब तक उनको जब तक ट्रांसफर नहीं किया गया तब तक हर बंदे को लगता है लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि संजय पांडे जी ने प्रोग्राम में कहा था, एक छोटा पुलिस वाला भी पैसा लेता है तो ऊपर तक जाता है। तो ये जो सचिन वाजे का प्रकरण है वो कहीं ना कहीं तो सबको टच करेगा ही, उसमें से परमवीर जी भी बाकी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जो है अभी उन्होंने ये बात बाहर लाई कि भाई होम मिनिस्टर ने 100 करोड़ रुपया सचिन वाजे को वसूली का आदेश दिया था जी। तो आजकल का तो आदेश नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं रोका? और बिल्कुल मैं नहीं सवाल भी मानता है कि ये। 100 करोड़ की इतनी बड़ी रकम बॉम्बे में किसी को भी एक एपीआई जैसे कब्जा के अधिकार। हाँ, अगर 5-10 होता तो जैसे कि बॉम्बे के वेल नोन क्रिमिनल लॉयर जो काफी इंडियन गवर्नमेंट्स की ओर से लड़ चुके हैं, उन्होंने कहा ये पूरा दलदल है जिसमें कोई भी अगर पत्थर मारेगा तो खुद पर तो कीचड़ उठ आएगा ही। तो इसीलिए जो है करके अभी सब ये दलदल के छींटे से बचने के लिए अपना पल्ला कोरा करना चाहते हैं। बिल्कुल कल ही अभी उनकी जो है ये सुनवाई है जिसको उन्होंने अनिल देशमुख को भी बनाया है। ठीक है सोनी साहब, आप जांच को बहुत करीबी से देख रहे हैं, तो एक सवाल आखिरी, शायद आखिरी सवाल होगा मेरा। जांच को आप बहुत करीबी से देख रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि वसूली गैंग तो एस्टेब्लिश हो गई थी कि पुलिस वहां पुलिसिंग नहीं कर रही थी, सरकार के इशारे पे वसूली गैंग का काम कर रही थी। तो सवाल वहां खड़ा ये हो जाता है कि मुकेश अंबानी का चयन क्यों किया गया? अभी जैसे कि ये एलिगेशन में सचिन वाजे पे आया है जी कि आईपीएल की जब भी बैटिंग हो रही थी यानी जब खिलाड़ियों का चयन हो रहा था उसके पहले ही आईपीएल के जो पंटर यानी बुकीज जो बोले जाते हैं उनको भी वाजे ने फोन किया था और अपने हिस्से की रकम मांगी थी जो शायद 20 या 25 करोड़ पर बुकीज थी और इंडिया के हर शहर से। तो ऐसी एक चर्चा भी है कि इसी तरह से कुछ ऊपरी यानी ये शायद पॉलिटिकल या तो फिर आउट ऑफ इंडिया या कहीं से एक स्पेशल टारगेट के साथ फिगर दिया गया था और ये फोन कॉल्स भी गए थे पीएल के जो भी ओनर्स है। एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि भाई इतना हमें चाहिए पांडवाली करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं दिया गया तो एक डराने के तौर पर शायद ये अपलोड किया गया है। अच्छा ठीक है, इस केस को लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में आपको क्या असर दिख रहा है? ये मेरा आखिरी सवाल होगा सोनी साहब। वाजे को लेकर महाराष्ट्र के राजनीति में जो भूकंप आया है मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई गवर्नमेंट को नुकसान होगा। हालांकि अनिल देशमुख के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने जो एक न्यायमूर्ति की सिंगल जांच का आदेश दिया है और देशमुख ने कहा है कि आई एम रेडी टू फेस, लेकिन ये जो कहा जाता है कि हर जांच के बाद दूसरी जांच की है, पवार जी हॉस्पिटल से बाहर आएंगे, देशमुख जी से इसका गृह मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे, चाहे जयंत पाटिल और कोई नेता को देंगे, ये मामला जो है फिर वापस आ जाएगा। एनआईए के पास जो जांच चल रही है अच्छी तरह से चल रही है, एटीएस ने भी किया, लेकिन मेन मुद्दा या मेन जो था करके हेतु वो कभी भी बाहर आए ऐसा लगता है। ठीक है सोनी साहब, एक आखिरी सवाल। महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की है, गठबंधन की सही, लेकिन मुख्यमंत्री तो शिवसेना के है। गृह राज्य मंत्री है वो एनसीपी के है अनिल देशमुख। अनिल देशमुख कब एनआईए उन्हें गिरफ्तार कर लेगी पता नहीं चलता। उनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या है वो आने वाले 4 या 5 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। इसी असमंजस के बीच एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और उनके खासम खास प्रफुल्ल पटेल अहमदाबाद आते हैं, जब त्योहार के लिए दिल्ली के गृह राज्य मंत्री अमित शाह, देश के गृह राज्य मंत्री जब अहमदाबाद में हो, रात को आके मिलके चले जाते हैं,
अखबारों में ये सुर्खियां आती है तब पता चलता है ये मीटिंग काफी बहुत ही गोपनीय रखी गई थी। तो इस बात को लेकर क्या आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सत्ता का कोई परिवर्तन होने जा रहा है या एनसीपी अपनी कोई भूमिका स्पष्ट कर रही है? देखिए, पवार जी का पावर वो मोदी जी भी मानते हैं। और बीच में जो, हालांकि शिवसेना की सरकार बनी उसके पहले बीजेपी और एनसीपी के ही वो, लेकिन 13 घंटा से ज्यादा नहीं चली क्योंकि उसमें पवार का जो था परमिशन नहीं थी। ठीक। और ये जो अभी कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ वहां अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी, और अमित शाह ने सिर्फ मीडिया को यही कहा कि हर चीज बताने के लिए शायद पवार जी का कल ऑपरेशन हो जाए और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर यही मुद्दा रहा, यही गर्म था और कोरोना के भी चलता एक इशू है वाजे का लेकर, अगर एनसीपी ये सब जाती है तो शायद एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार है। क्योंकि फडणवीस जी का जो अभी आप एक हफ्ते से देखो तो उन्होंने जो इतना वो प्रहार किया है शिवसेना स्पेशली गवर्नमेंट पे, और विद प्रूफ, हालांकि ओपोजिशन में रहते हुए भी प्रूफ ला सके, वही एक बड़ी बात है। लीगल या इलीगल छोड़ दो, लेकिन और कांग्रेस और शिवसेना में भी अभी ठन गई है यूपी प्रेसिडेंट को, क्योंकि संजय राउत ने जो काफी टाइम से बोल रहे हैं कि यूपीए के प्रेसिडेंट पवार जी को होना चाहिए। तो यह मुद्दा पर भी कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे को मिलकर गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है कि यूपीए की शिवसेना मेंबर नहीं है। अगर यही हाल रहा तो आप याद रखो, सबसे पहले सरकार बनने के लिए कांग्रेस आगे आई थी, तो ऐसे ही कांग्रेस बाहर निकल सकती। ठीक। चले सतीश जी, आपका कीमती समय के न्यूज को देने के लिए और उसके दर्शकों से बात करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप कोरोना का माहौल है, अपनी पत्रकारिता जारी रखिए, लेकिन प्लीज आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यू आल्सो टेक केयर एंड द बेस्ट टू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सतीश सोनी। सतीश सोनी ने अपनी पत्रकारिता के अनुभव के आधार पे पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। महाराष्ट्र में सरकार ने एक अलग सा पावर देकर पुलिस को वसूली गैंग का काम दिया था। अब ये परिस्थिति अगर महाराष्ट्र की है और पता नहीं देश के किन किन जगह की है, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है कि 1992 में बिहार के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसको कहा गया था पुलिस रिफॉर्म। याचिकाकर्ता ने पुलिस रिफॉर्म के जरिए सर्वोच्च अदालत से कहा था कि पुलिस मैनुअल में बदलाव जरूरी है, क्योंकि वो ही पुलिस मैनुअल अंग्रेजों के जमाने से आ रहे हैं। साथ में याचिका में एक बात बहुत ही अच्छी लिखी गई थी, इस पे आप गौर करने की जरूरत है। याचिका में लिखा गया था कि अदालत के सामने जो थाली आती है उसमें तरह तरह के व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन पुलिस बनाकर थाली परोसती है। अदालत उसका जायका लेकर तय करती है कि ये दाल बनी है, सब्जी बनी है, रोटी बनी है या और कुछ है। कहने का मतलब पुलिस केस को तफ्तीश करती है, सबूत इकट्ठा करती है और अदालत के सामने रखती है, और अदालत उन्हीं सबूतों का जायजा लेकर दोषी है या नहीं वो आक्षेप का भविष्य तय करती है। इस पूरी प्रक्रिया में, याचिका में कहा गया है, इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक व्यक्ति का कहीं पर भी कोई भी रोल नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस याचिका के जरिए ये कहा गया था कि देश की पूरी पुलिस को न्यायपालिका के अंडर कर दिया जाए, यानी कि पुलिस की तबादला, पुलिस का तबादला हो, उसका प्रमोशन हो, ये सारे निर्णय न्यायपालिका लेंगे। इसका सीधा असर होगा, पुलिस निष्पक्ष रहेगी, बेखौफ रहेगी, जनता के लिए काम करेगी। हालांकि ये निर्णय बहुत कठिन था और इस पे हंगामा होना ही था, और जो हुआ भी सही। इस याचिका का 2007 में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे राज्य पुलिस मैनुअल को बदलेंगे। अगर मैं गलती नहीं करता और आप दर्शक जहां सुधार करने का कहेंगे मैं करने के लिए तैयार रहूंगा, तो देश के 3 या 4 राज्यों के अंदर ही पुलिस मैनुअल चेंज किया गया। बाकी उसी अंग्रेजों के बनाए पुलिस मैनुअल को अन्य राज्य आज भी फॉलो कर रहे। और रही बात न्यायपालिका के हस्तक पुलिस विभाग को देने की, तो मुद्दा गायब हो गया।
अब लगता है कि अगर पुलिस राजनीतिक व्यक्तियों के इशारे पे वसूली का काम करती हो तो इस याचिका को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। आज केवल इतना ही, बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। नमस्कार।